देहरादून में 22वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने भी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने अलग अलग जिलों के बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पहले के समय में खेल सुविधाएं सीमित थी, लेकिन आज खिलाड़ियों के पास पहले से बेहतर संसाधन और अवसर हैं। आज भारत का तिरंगा खेल के हर मैदान में दिखाई दे रहा है, जो कि देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में आज उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और अल्मोड़ा से आने वाले हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी लक्ष्य सेन कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीतने के साथ ही प्रदेश व देश का लगातार नाम रोशन कर रहे हैं और पेरिस ओलंपिक में भी प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी अमित सिन्हा जी बता रहे थे कि इस बार उन्होंने हमारे राज्य से ही जो है अपना नाम दिया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से और जो हमारे चार अन्य खिलाड़ी भी हम सबके बीच में से वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। लक्ष्य के बड़े भाई चिराग ने भी इस वर्ष का सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतकर निश्चित रूप से उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही अदिति भट्ट, ध्रुव रावत, मनसा रावत, गायत्री रावत, ध्रुव नेगी, अंश नेगी, अभिनव कंडारी, आन्या बिष्ट एवं एंजल पुनेरा जैसे अनेक खिलाड़ी जो बैडमिंटन के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर बढ़ा रहे हैं, हमारा परचम लहरा रहे हैं। पहले के समय में खेल के अवसर और उसकी जो सुविधाएं थी वो बहुत सीमित थी, लेकिन आज आपके पास पहले से बेहतर संसाधन और उपलब्ध अवसर हैं। इसलिए आप अपने प्रयासों को, मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें, अपने प्रयास करते रहिए, लगातार उसके लिए अपने आप को लगाते रहिए और धुन के साथ एक मैं कहूँ कि लगातार जो कभी न थकने वाला ऐसा मन मस्तिष्क बनाकर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको सफलताएं मिलेंगी। और इस प्रकार की जो जीवन के अनुशासन है, जीवन के प्रति एक लगन है, खेल के प्रति लगन है, वह आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कि जो बहुत प्रतिभावान होते थे उनको मौका नहीं मिलता था। आज जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको हर तरह से टीम जीतती है तो भी प्रोत्साहित करने का काम होता है और हार जाती है तो भी प्रोत्साहित किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू करके भारत में खेलों को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में जो बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रख के टॉप सेमी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने खिलाड़ियों की तैयारियों और ट्रेनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई हैं। इसलिए आज एशियन गेम्स से लेकर ओलंपिक गेम्स तक सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भारत के जो बढ़ते हुए कदम हैं, भारत का तिरंगा जो आज हर खेल के मैदान पर लहराता हुआ दिखाई देता है, उसको आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि भारत किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल आयोजित हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल 117 खिलाड़ियों का प्रतिभाग कर रहा है और हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। चाहे वो प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हो रहा हो या निःशुल्क खेल उपकरण प्रदान किए जा रहे हों, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना के तहत खिलाड़ियों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, यूनिफॉर्म, खेल किट और ट्रेनिंग दी जा रही है। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य
पदक विजेताओं को 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी आज दी जा रही है। इसी तरह राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथियों, मुझे आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिलते ही मैंने कोशिश की है कि हमारी राज्य की सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाए, क्योंकि ये बहुत उस समय की आवश्यकता थी और हमने नई खेल नीति भी राज्य के अंदर लाई है। नई खेल नीति को भी प्रचलन में हम लाए हैं। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि इस साल हमने मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी हैं। इसमें बैडमिंटन के 4 खिलाड़ी हैं, हिमांशु तिवारी, ध्रुव रावत, सोहेल अहमद और शशांक छेत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के 3900 उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी देने का प्रावधान किया है। छात्रवृत्ति सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण और संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा हमेशा हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजना के लिए 5,131 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे न केवल यहां चल रहे विकास कार्यों को त्वरित गति मिलेगी, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। के लिए ये बहुत अच्छी बात है। रेल बजट विस्तार और पुराने रेलवे निर्माण के लिए ये कारगर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नव निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मल रावत ने अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए लगे शिलापट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया था, लेकिन सत्ता मद में अंधी बीजेपी सरकार ने नुमाइंदों के पुनर्निर्माण के लिए लगे शिलापट के से उनका नाम हटाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा कर दिया है, जो कि उनकी पहाड़ विरोधी मानसिकता का परिचय देता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के मंत्री और अधिकारियों से माफी मांगने के साथ ही शिलापट पर हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम लिखे जाने की मांग भी की है। ऐसे में अल्मोड़ा स्टेडियम का जो पुनर्निर्माण का जो शिलापट है उसमें उनका नाम न होना निश्चित रूप से चिंताजनक है। वो हमारे नेता रहे, हमारे पहाड़ के नेता रहे हैं। बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मंत्री और जितने उनके लोग हैं उन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों का अपमान न करें। वो निश्चित ही पहाड़ का एक बड़ा नाम है, हिमालय पुत्र नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसे में उनका नाम अगर स्टेडियम के शिलापट पर नहीं है तो ये चिंताजनक बात है। बीजेपी के मंत्री अधिकारी सबके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पहाड़ के जो हमारे परिचायक हैं, जिनकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं, उनका मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आए, इस बात का ध्यान बीजेपी।
मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि प्रदेश में 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां मानसून की दस्तक के बाद अब तक बारिश कम दर्ज की गई है। बाकी अन्य जिलों में अच्छी बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि आगे 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अलावा राजधानी देहरादून समेत टिहरी और पौड़ी जिले में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी अन्य जिलों में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा है। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आम जनता को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। बिल्कुल पूरे सीज़न की बात करते जून में तो थोड़ी हमको कम थी डेफिशिएंट का मानसून जो है, लेकिन जुलाई में हमको अच्छी बारिश मिली और आज आपकी जो है 25 तारीख हो गई है, तो करीब 5 से 6 दिन और बचे हैं हमारे जुलाई के, तो उसमें भी ठीक ठाक एक्टिविटी आगे मिलेगी। तो अभी जो पास्ट का अगर देख लें सीज़न की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है तो -19 से +19 के बीच अगर रेंज मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज़्यादा ही है, +19 से ऊपर ही है, +20 तक आ रहा है आज की डेट में। और डेली की भी बात करें तो ठीक है, नॉर्मल मानसून मिल रहा है रेगुलर ही डे टू डे में, आज भी वो नॉर्मल रहा है। और हैवी रेन से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में, जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है बागेश्वर में तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोहार खेत तो वहाँ 68 है, उखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी रेन मिली है और काला डूंगी में देखें तो वहाँ भी 71 mm के आसपास जो है वो रेन मिली है, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर, पौड़ी ये डिस्ट्रिक्ट रखे तो मिली है, ठीक रेन मिली है इनमें जो है। और ओवरऑल आज पास्ट 24 आवर्स का तो नॉर्मल में है, नॉर्मल एक्टिविटी वो मिली है। आगे अगर बात करें तो जो 4 से 5 दिन भी है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं दिख रही है। हाँ, ये कि नॉर्मल एक्टिविटी आपको वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो हैवी रेंस है अगर बात कर लें, जैसा आज है तो देहरादून हमने रखा है, इसी तरह जो है नैनीताल है, पौड़ी है या अंदर बागेश्वर जो है, इन डिस्ट्रिक्स में हमने हैवी रेंस रखी है। कल भी यही डिस्ट्रिक्स करीब करीब रहेंगे, पौड़ी उसमें जैसे मैंने बोला है ही, तो ये और चमोली भी आप कल से जो है ऐड कर सकते हैं, चमोली में भी संभावना कल से वो दिख रही है। तो इस तरह की 2 से 3 दिन अगर मैं बात करूं, 5 दिन बात करूं तो नॉर्मल के आसपास ही एक्टिविटी, बल्कि अगर मैं 31 तक बात करूं पूरे वीक के लिए करीब करीब जो है तो नॉर्मल एक्टिविटी रहेगी। एका दुक्का हैवी रेन या मार्जिनली वेरी हैवी तक भी कहीं पे पहुंच जाएंगे, तो जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने बोले हैं तो उसमें आपका जो है देहरादून है, इसी तरह नैनीताल है और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो आपका जो है बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट है। तो इनमें दिख रहा है कि जो बीच बीच में हैवी रेन से वेरी हैवी रेन एका दुक्का वो मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर ज़्यादा एक्टिविटी है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सामान्य के आसपास की जो एक्टिविटी हो पूरे वीक अभी भी वो चलने वाली है। तो यही मैं कहना चाहूँ। नरेंद्रनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में 3 दिनों तक चली मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन खेल प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ है। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में जिले से 300 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे जिनके अंदर संभावना है लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक बच्चा किस तरह पहुँचेगा उसके अंदर संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ये जो उन्नयन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसके माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर निकलेंगे उन्हें 1,500 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि जिन बच्चों के अंदर संभावना है वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें और एक बड़े आत्मविश्वास के साथ एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। इसी भावना के साथ ये पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में न्याय विज्ञान स्तर से लेके जिला स्तर तक इस खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो उसी का आज यहाँ पर टिहरी जनपद की चयन प्रतियोगिता है, जिसमें टिहरी जनपद के निचले स्तर से लेकर के बच्चे यहाँ पर आए और इनमें जो कॉम्पिटिशन होगा। ये अभी जो हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं ये 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए रखी गई है। इसमें 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिनको 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
और माननीय मुख्यमंत्री का ये विज़न है कि उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों जिसकी शुरुआत हमने न्याय पंचायत स्तर से करी। न्याय पंचायत से जो खिलाड़ी चयनित हुए उनके चयन के बाद उनका ब्लॉक लेवल पे प्रतियोगिता कराई गई। हर ब्लॉक से हर आयु वर्ग में 2-2 खिलाड़ी का चयन किया गया और सारे बालक बालिका जो ब्लॉक से चयनित हो रहे हैं वो सभी आज दिनांक 23 तारीख को ये जिले स्तर की जो हमारी छात्रवृत्ति योजना है इसमें प्रतिभाग करने यहाँ पे पहुँचे हैं और आज इसका उद्घाटन जो है माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध नियाल जी द्वारा थोड़ी देर में किया जाएगा। बरसात के मौसम में डेंगू होने का खतरा सबसे ज़्यादा बन जाता है, जिसको देखते हुए कोटद्वार के राजकीय बेस अस्पताल में पूरी तैयारी कर ली गई है। अस्पताल में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से अस्पताल में 20 वार्ड डेंगू मरीजों के लिए बनाए गए हैं। वहीं डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो 16 अतिरिक्त वार्ड की तैयारी भी की गई है। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। बढ़ते जा रहे हैं केसेस। अभी तो डेंगू का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी, पूरी टीम्स बना दी गई हैं। सब तरफ सफाई का अभियान चालू है। कहीं पे पानी कलेक्शन नहीं है और ब्लीचिंग उसका भी छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयों का भी। इसके अलावा नगर निगम भी लगा हुआ है, शासन प्रशासन सब दुरुस्त है। हॉस्पिटल में मैंने 20 बेड का डेंगू वार्ड तैयार कर दिया है। 16 बेड का रिजर्व में ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं। या और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बेड्स को बनाया जा सकता है। सब में नेट लगी हुई है, मैट्स लगी हुई हैं और टीम्स और सब हर विभाग को सचेष्ट कर दिया गया है। हर डॉक्टर को नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं, नोडल को नोडल एंड वार्ड इंचार्ज। तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि डेंगू ज़्यादा ना हो। सर फिलहाल कोटद्वार में अभी तक कोई भी केस अभी तक नहीं आया है? मेरे हॉस्पिटल में कोई केस नहीं आया अभी तक। कोटद्वार तो बड़ी जगह है, मेरे हॉस्पिटल में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं है।